अल्लाह सुब्हानहू ताला की जो निज़ाम है उसमें सूरत निसा की जो आयत नंबर 1 है कुरान पाक में, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा बनाया। इससे एक बात तो नज़र आती है कि तुम्हारा जोड़ा तो बना है, लेकिन तुम्हारा जोड़ा जो बना है तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी जान से तुम्हारा जोड़ा बना है। इसका मतलब है कि आपका जो बेटर हाफ है, जो आपको स्पाउस है, वो आपके अंदर से ही कहीं आना है, आप जैसा ही होना है उसने, ये कह लें। ये समझना कि मेरा जोड़ा नहीं है, ये तो हो सकता है, जैसे कहा जाता है ना कि अगर आप ये कहें मेरे घर में जी, अल्लाह माफ़ करे जी, मैं कहूँ जी मेरे घर में बीमारी बढ़ी है जी, रिस्क में बड़ी कमी है, तो मेरे घर में रिस्क की कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के निज़ाम में रिस्क की कमी नहीं है। मुझे तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह के निज़ाम में तो रिस्क है, मेरे तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तो हर एक का जोड़ा बनाया है, अगर मेरा जोड़ा मुझ तक पहुँच नहीं पा रहा तो मुझे ये देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मेरे अंदर, शायद मेरी पास आगे चीज़ निकल जाती हो। जैसे कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि यार लोगों ने इनामी बॉन्ड लिए होते हैं आसान समझने के लिए कि आप जनाब हर महीने देखते हो कि यार एक नंबर से रह गया, भाई ये इनाम किसी को तो मिल रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा, आपके पास से ऐसे निकल जाता है, आपके साथ किसी और को मिल जाता है, किसी कुरानदादी में आपका नाम नहीं आ रहा, आपके आगे से निकल जाता है। इसका मतलब है कि हो तो रहा है, वो चीज़ आप तक नहीं, आपका मैग्नेट में कोई मसला है कि वो खींच नहीं पा रहा, चीज़ तो आगे से गुजर जाती है, किसी के मैग्नेट जिसका स्ट्रांग है वो उस तरफ चली जाती है। तो अगर आप इस साइंस पे देखें तो मेरा ख्याल है कि एक तो जो मुझे अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताई, अगर आप इसमें देखें तो मोटी मोटी 3 चीज़ों को देखिए। एक तो मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ, शादी की जो बेहतरीन एज होती है ना, वो यंग एज होती है। वो कहते हैं ना हायरार्की जैसे होती है, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, सिलेक्टिव होते चले जाते हैं, ऊपर जाकर जगह कम होती है, पहाड़ की चोटी पे बड़ी जगह कम होती है, वैली में बहुत ज़्यादा जगह होती है। तो इसका मतलब है कि जब आप नीचे लेवल पे शादी करेंगे तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे आपके पास चॉइसेस कम होती चली जाती हैं। जैसे इदारों में भी आप देखते हैं कि ऊपर तो जनाब जनरल मैनेजर लेवल पे तो 8-10 सीटें होंगी, लेकिन नीचे इदारों में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप शादी निचले लेवल पे करेंगे, जब अभी आप खुद डेवलप हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप अभी यंग हैं, तो आपके पास बड़ी चॉइसेस हैं, आपको बड़े लोग एनर्जी मैच करते नज़र आएंगे। लेकिन जब आप आजकल के जो बच्चे और बच्चियां सोचते हैं, अगर क्योंकि ख़वातीन का सवाल है, तो बच्चियां सोचती हैं अभी तो जनाब बच्ची पढ़ रही है, अभी तो ज़रा इसको डिग्री ख़त्म कर लेने दें, अभी तो इसको स्कॉलरशिप मिल गया है, अब ज़रा स्कॉलरशिप पे पहले बाहर चली जाएगी। अब आप जैसे जैसे ये एजुकेशन बढ़ती चली जाती है, वो बच्ची की चॉइसेस सेलेक्टिव होती चली जाती हैं, उसका नखरा बढ़ता चला जाता है, वो रिजेक्शन। आप साफ ज़रा है कि जब वो कम पढ़ी लिखी थी तो उसके बाद उसको कई रिश्ते अच्छे लगते थे, अब वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई, उसने दुनिया ज़्यादा देख लिया, वो सबको रिजेक्ट करती है। अब वो इतने पढ़े लिखे लोग कहाँ से लाए हैं, कितने रह जाएंगे, तो वो सिलेक्टिव होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये जो डिले का प्रोसेस है मेरे हवाले से ये बहुत ही नुकसानदेह है। यंग एज में शादियां होनी चाहिए, चॉइसेस आपके पास ज़्यादा होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ज़्यादा होती है, आपके पास बॉन्डिंग का टाइम बहुत मिल जाता है आपको। लेकिन साफ ज़रा है, यंग एज से पहले अगर आपने यंग एज में शादी करनी है तो यहाँ से कहानी शुरू नहीं होती। अगर यंग एज में शादी करनी है तो यंग एज में शादी करने से पहले ही आपको अपने निज़ाम तालीम को भी देखना पड़ेगा और बच्चों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने 18-19 साल, मैं मोहम्मद बिन कासिम की एग्जांपल लेता हूँ, जिस बंदे ने 19 साल की उम्र में जनाब बरसगीर पाको हिंद फतह कर लिया, आप सोचें वो आर्मी में कब दाखिल हुआ होगा, कब वो जर्नैल बना होगा, कब उसने जनाब ये किया होगा, कब उसकी शादी होगी। तो हम 26-27 साल में तो हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको इंडिपेंडेंट करता है। तो ये वो एजुकेशन सिस्टम जो आपको 26 साल की उम्र में डिग्री देता है और फिर आप नौकरी ढूंढने लगते हैं, तो फिर आप 29 में शादी करते हैं, तो बिदाते खुद इस एजुकेशन सिस्टम के कसूरवार या रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी दलील ही है कि ये एजुकेशन सिस्टम ही गलत है, जो कि आपको 26 साल की उम्र में
अपने पाँव पे खड़ा करे, ये 27, 28, 29 साल की उम्र में अपने पाँव पे खड़ा करे। तो अगर शादियां हमने 18 साल की उम्र में करनी चाहिए हमें, तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को 16 साल की उम्र में अपने पाँव पे खड़ा कर सकें। हम ऐसे एजुकेशन साथ साथ पढ़ते रहें। वो हमने सारे के सारे निज़ाम को सत्यानाश फेर के रख दिया, उसके बाद सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम भुगतते हैं। तो जिस तरीके से अपने आप को बच्चे इस्टेब्लिश हो जाते हैं, जिम्मेदारियां मैच्योर हो जाते हैं। आप देखें जिन लोगों के बच्चों की जिम्मेदारियां पड़ती हैं, किसी वजह से बाप की डेथ हो गई या कुछ और हो गया, वो बच्चे मैं देखता हूँ, मैं कईयों को जानता हूँ जो 16, 17, 18 साल की उम्र में आपको बड़े मैच्योर नजर आते हैं। बच्चे वो पूरे घर को चला रहे होते हैं। और जो यूनिवर्सिटियों वाले हैं बेचारे 29, 30 साल की उम्र में भी जनाब इनको माँ बाप चला रहे होते हैं। बाद में उनकी शादियों को भी चलाएंगे, उनके आगे से उनके बच्चों को भी चलाएंगे। तो ऐसा निज़ाम तलीम क्या, ये सबसे बड़ा फेलियर इसका यही है। तो सबसे वजह तो ये है कि जनाब लेट एज के अंदर आपके पास चॉइसेस कम हो जाती, शादियाँ पहले होनी चाहिए। दूसरी देखें जी, साइंटिफिकली एनर्जी की साइंसेज है। एनर्जी की साइंस ये कहती है कि प्रपोजल जो से है ना, वो लेट एज में जब नहीं आते और या जिस तरह के आते हैं, यानी कि या अगर आप कह रहे हैं कि रिश्ते आ नहीं रहे या रिश्ते उस तरह के नहीं आ रहे जैसे आप चाहते हैं, तो इसमें एक साइंटिफिकली एनर्जी कहती है कि आपके जिस्म में एक मैग्नेट है, आप उन लोगों को खींचते हैं जो एनर्जी आपकी है। मेरे पास कुछ ख़वातीन आई, उन्होंने कहा जी कि मैं नौकरी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास जो रिश्ते आते हैं वो सारे बड़े ही डिमांडिंग होते हैं, नौकरी में मेरी तनख्वाहें पूछते हैं, तो मेरी शादी इस वजह से नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा जी आप नौकरी कर रही हैं? उसने कहा हाँ साहब ज़रा जब तक शादी नहीं हो रही नौकरी तो कर रही हैं। तो मैंने कहा खुदा के वास्ते, जब आप जॉब कर रही हैं तो जो शख्स आपको जॉब पे देख रहा है आपकी वही एनर्जी है, तो वो तो साफ ज़रा है कि आपकी तरफ उसी से आप अट्रैक्ट होके आएगा कि जनाब ये घर में का खर्चा भी मेरे साथ चलाएगी, सारी ज़िंदगी आप नौकरी करेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी वही है। आपके मैग्नेट जो मैग्नेट आपका डिपिक्ट कर रहा है या थ्रो कर रहा है एनर्जी, वही एनर्जी कोई देख के आपके पास आएगा। वो कौन आपको मिलेगा जो कि पसंद आपको करे एज अ वर्किंग वूमन और बाद में आपसे कि आप जॉब छोड़ दे? ये तो नायाब ही होगा कोई ऐसा बंदा जो आपको उस रोल में जिस जगह पे पसंद कर रहा है, वो तो खुद उस जगह से उसी एनर्जी में तो आपसे अट्रैक्ट हुआ है। और ये ख़वातीन फिर करना नहीं चाहती, साथ फिर उसके सोशल इश्यूज आ जाते हैं कि घर में बैठी रहूँगी क्या हो जाएगा, डिप्रेशन में चली जाती हैं। वो फिर उनके अपने हैं, लेकिन ठीक है वो तो एक्सक्यूज़ तो हैं, हर चीज़ की एक वजह तो होती है, रैशनल आदमी तो करता है। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये जो रिश्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, ये बजाते खुद आपको बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। एक हाथ तो आदमी आया जी आपकी तरफ, रिश्ता प्रपोजल आया और बाद में बचा सक उसको जनाब वो खुद शौकीन मिजाज था। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि मुझे इस शख्स को मैंने अट्रैक्ट किया, मेरे रवैये में ऐसी क्या चीज़ थी कि मुझे कोई उस तरह का पाक साफ बंदा नजर नहीं मिला नहीं है जिसने प्रपोज नहीं किया। और जिसने मुझे प्रपोज किया, मुझे अपने कपड़े देखने चाहिए, अपनी बातें देखनी चाहिए, अपना वो देखना चाहिए। अब ये बातें बुरी हैं या सख्त हैं, लेकिन लोग इसको फिर नापसंद भी करते हैं, ख़वातीन को भी बुरी माफ़ कीजिए। लेकिन बात यह है कि अगर सच नहीं सुनेंगे तो फिर तो हम इसी चक्कर में घूमते रहेंगे और घूमते रहेंगे, एक ही सवाल के इर्द गिर्द सारी ज़िंदगी हम गुजार देंगे, अपने आप को नुकसान में रखेंगे। मैंने कोई कानून तो बना नहीं रहा, मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो अगर नहीं पसंद तो ना एक्सेप्ट कीजिएगा, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जिस तरह के लोग, आपको पता है अहादीस भरी हुई है दोस्ती के बारे में, आप जैसे हैं आपके पास वैसे ही दोस्त होंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि आप दोस्तों को देख लो तो आपको पता चलेगा ये बंदा कौन होगा। इतना बड़ा ये एक हमारे पास बेंचमार्क होता है। तो भी ये शख्स अगर इसने मुझे देखा तो सागर उसका रिश्ता भेजा इसलिए कि यार वर्किंग है, या ये ज़रा एडवांस किस्म की है, या ये ज़रा जनाब मॉड स्क्वाड है, या ये प्यारी है, या ये जनाब एक्सट्रोवर्ट है, रौनक, जो भी आपकी एनर्जी डिपिक्ट हो रही है, वो बंदा जिस किस्म का आ रहा है रिश्ता या प्रपोजल, वो बताते खुद आपकी एनर्जी का एक्सरे है। वो बता रहे हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपको वो शख्स पसंद नहीं, आपने उनको रिजेक्ट करना है, तो इसका मतलब है आपको ये पता तो होना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग। आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज दे रही हैं। एक तरफ आप चाहती हैं कि आपका मियाँ ऐसा हो, आपको हाउस वाइफ पसंद करे, आपकी क्वालिटी कुछ और हो,
और लेकिन आप दूसरी तरफ आपकी या सोच या आपके किसी रवैयों से ऐसा लग नहीं रहा जिसकी वजह से गलत साइंस जा रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग साइंस जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी जा रही हैं कि दूसरे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं। तो ये दूसरी वजह जौन सी है मुझे नज़र आती है। मैं अपनी लाइफ के अंदर कई दफ़ा मेरे पास इतने 35 साल के करियर में सैकड़ों एग्जाम्पल्स ऐसी नज़र आते हैं। मैं अक्सर आज लोगों से कहता हूँ ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है, आपके पास डेटा है कि आप बता रही हैं कि जी 10, 15, 20 प्रपोजल आए पिछले 5 सालों के अंदर और सब के अंदर ये चीज़ें कॉमन थी। आपको देखना चाहिए कि आपकी ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी कौन सी गलत चीज़ आपके लोगों को एनर्जी कौन सी गलत डिपिक्ट होती है जिससे ये अट्रैक्ट होता है। तीसरी बात मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ, जब आपने एक तस्वीर बनाई हो कि जी मुझे ऐसा मियाँ चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए, सब ये आप उसकी तारीफ़ें लिखते हैं कि जनाब उसके ये ट्रेड्स होने चाहिए, ये कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद अब ये मुश्किल सवाल है, फिर अपने आप से ये सवाल पूछें जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होंगी वो आप में क्या चाहेगा। आपने तो ये लिख दिया हैंडसम हो, इंडिपेंडेंट हो, टॉल हो, ये ना हो, वो ना हो, सेटल्ड हो, एस्टेब्लिश्ड हो, मैच्योर हो, सब कुछ लिख दिया। अब आप देखें जो सारे का सारा जिसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो उसकी भी तो कोई ख्वाहिशात होंगी। उसकी क्या ख्वाहिशात होंगी? जो शख्स इतना मैच्योर होगा, जो इतना सेल्फ सस्टेन्ड होगा, सेल्फ मेड होगा, एस्टेब्लिश्ड होगा, मैच्योर होगा, वो आप में या अपनी बीवी में क्या देखना पसंद करेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिस पे अक्सर औक़ात ख़वातीन शाये कर जाती हैं, जिसका जवाब नहीं ढूंढती या ढूंढना नहीं चाहती। भाई वो भी तो साधारण कुछ चाह रहा होगा। तो अपने आप में देखिए कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं। मैं एक अपनी लाइफ में मैंने 1-2 जगहों पे काफ़ी जगहों पे बल्कि पढ़ाया है। मैंने यूनिवर्सिटीज़ में मैं पढ़ाता रहा हूँ। तो मुझे कई जो बच्चे और बच्चियाँ थे यूनिवर्सिटी के, मुझसे एज आ काउंसलर जब उनको पता चलता था मैं ये भी तो मुझसे मशवरा भी ले लेते थे। एक बच्ची मुझे याद पड़ता है एक यूनिवर्सिटी में, उसको हर दूसरे दिन पूरी क्लास में एक बच्ची ऐसी थी जिसको हर दूसरे तीसरे दिन वो मुझसे ये कहती थी कि जी मुझे फलाने ने प्रपोज किया और फलाने ने प्रपोज किया और फलाना, और किया होता था। वो बच्ची पूरी क्लास से फर्क थी। क्वेश्चन ये है, क्लास में इतनी ज़्यादा ख्वातीन थी या बच्चियां थीं, उसको क्यों बार बार प्रपोज किया जाता था? तो अगर उसको प्रपोज किया जा रहा है तो ये बजाते खुद इस चीज़ का है कि यार अक्सर औक़ात हम वो अपॉर्चुनिटीज़ ही खो देते हैं। ख्वातीन ये देख ही नहीं पाते हैं कि यार अगर कोई, मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ शादी के बारे में कई चीज़ें उल्टी बदल भी जाती हैं। कई चीज़ें हमें क्लास फेलोज की हद तक पसंद होती हैं, कज़न्स की हद तक पसंद होती हैं, शादी के बारे में नहीं पसंद होती। इसको आप हिपोक्रेसी का, बट ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। मैं अपने 35 साल के तजर्बे की बेस पे कह रहा हूँ। लड़ाइयों की वजूहात ही होती हैं कि आप शादी करते हैं क्लास फेलो के साथ, आप शादी करते हैं एक जनाब कोलीग के साथ, बाद में अगले दिन जनाब आपको बन जाते हैं हस्बैंड या वाइफ। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस फ़र्क है। उस वक्त आप शादी से पहले ये नहीं सोचते कि आप इसको एज अ वाइफ ले रहे हैं या एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हस्बैंड की तो जो साइकी है वो साइकी उसकी वही रहनी है, जो वाइफ की है वो वाइफ की रहनी है। क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि आप क्या इसको आप एज अ हस्बैंड दे समझती हैं? तो अक्सर औक़ात हम ऐसे मौक़े खो बैठते हैं अपने बिहेवियर्स की वजह से या अपने सेल्फ मेड वैल्यूज़ की वजह से हम ये नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर सकते, या हम ये सोचना नहीं चाहते कि यार ऐसी कौन सी बात है। अपने आप को परखें तो सही, यार ये 3 ख़वातीनें थी, इनके रिश्ते आ गए, मेरे क्यों नहीं आए?
क्या लोग देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, मेरे गेटअप में क्या फ़र्क है, हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, हाउ आई कैरी माई सेल्फ। आजकल के दौर में तो ये बातें बुरी समझी जाती हैं। आप किसी किताब को पढ़ लें तो वो आगे से जो मॉडरेट किस्म की, जो मॉडर्न किस्म की ख्वातीन हैं, वो आपको बताएंगी हम तो जनाब ये तो वो समझती है ना कि ऐसे कि जी वुमेन राइट्स के अगेंस्ट है ये बात के जनाब, वो अपने आप को या आदमी पे डिपेंडेंट हो, ये शादी करना भी चाहते, हम किसी से कम है, हम क्यों ऐसे ही करें। तो भाई अगर आप वो नहीं हैं तो फिर सवाल ही नहीं बनता, तो फिर सवाल ही ना पूछें, फिर ठीक है नहीं हुई या हुई है, बात खत्म। लेकिन मैं तो ये ज्यूम कर रहा हूँ कि ये वो ख्वातीन हैं जो शादी करना चाहती हैं, जिनको पता है शादी की ज़रूरत क्या है, जिनको पता है एक अच्छी ज़िंदगी कब उसका आगाज़ कैसे होता है। तो मैं उनको हेल्प करना चाह रहा हूँ जो जिनका शादी के बारे में व्यू ही फ़र्क है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मसलन मैं एक आसानी के लिए एक बात करता हूँ। एक खातून, और ये मैं बड़ी ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि शायद जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, अदरवाइज तो बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक खातून सख्त थी, मैंने कहा क्लास में उसके चेहरे के ऊपर भी यानी कि सख्ती थी, वो टॉम बॉय टाइप लगती थी। मेरी क्लास की बच्ची की बात बता रहा हूँ, मेरे एज ए स्टूडेंट। और वो सख्त अल्फाज में, ऊंचा अल्फाज में बात करती थी, डाडी होके बात करती थी। तो और वो अक्सर का चलते हुए भी ऐसे लगता था जैसे यानी कि कहते हैं ना वो 3-4 भाइयों की बहन हो तो उसमें आदत पड़ जाती है, तो उसके अंदर वो टॉम बॉय टाइप बन जाती है। उस तरह की मैंने अपनी आंखों में देखा, और मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है कि लड़के पसंद नहीं करते। लड़के पसंद कर, उस जमाने की बात बता रहा हूँ, आजकल के लड़के कैसे पसंद करते हैं, जैसे लड़के होंगे वैसे ही पसंद करेंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने की बात बता रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा। तो उसमें नज़र आता था कि जो जिसको बच्ची को पसंद कर रहे होते थे ना, वो लड़की सहमी हुई, सुलझी हुई नज़र आती थी, उसको पसंद करते थे, उसके भी रिश्ते आ जाते थे। जो दूसरी आउटस्पोकन किस्म की थी, या जो इस तरह की बोल्ड उनको नज़र आती थी, या जिनमें मैस्कुलिन टच ज़्यादा था, उनको नहीं। और मेरे से किसी ने पूछा, और मैंने क्लास में, ये मेरा 1997-98 के करीब की बात होगी, अब तो हालात बहुत बदल गए हैं, लेकिन इसमें लर्निंग बहुत है। आज के दौर में भी लर्निंग यही है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ डिमांड में है, जिस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, बदलते दौर में चीज़ों की डिमांड सप्लाई फ़र्क हो जाती है, लेकिन जो पसंद की जा रही है क्या मेरे में वो है, या अगर जो मैं चाह रहा हूँ, या तो मुझे उस क्राइटेरिया को थोड़ा सा नीचा करना पड़ेगा। हम वो क्राइटेरिया भी नीचा नहीं करना चाहते कि नहीं मुझे तो ऐसा चाहिए। भाई अगर आपको ऐसा चाहिए तो फिर उसको कैसी चाहिए होगी, क्या आप वैसी हैं जैसा कि कहते हैं ना, अगर आप में से आप वैसी पहले बन जाएं, जिसको जिंदगी में ना, हर शख्स की जिंदगी में खुशी की कमी है, हर शख्स चाहता है उसकी जिंदगी बेहतर हो। अगर किसी शख्स को नजर आता हो कि इस खातून मेरे घर को ये जन्नत बना सकती है, मेरे बच्चों की ये तरबियत कर सकती है, मेरे लिए ज़िंदगी में आसानी कर सकती है, मेरे लिए नो न्यूसेंस किस्म की बीवी बन जाएगी, तो कौन नहीं करना चाहेगा। और अगर आपको नज़र आया कि ये 10 की दासी हैं जो कि नहीं कर सकती हैं, और एक है जो कि कर सकती है, तो साजिर है, फिर लोग उसको पसंद करना चाहेंगे। तो अगर जब तक के मुआशरे में ये तफरीक रहेगी, चॉइस रहेगी, तो लोग उस चॉइस को लेते रहेंगे। जब मुआशरे में ये चॉइस ख़त्म हो जाएगी कि अब ऐसी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, तो फिर आदमियों के क्राइटेरिया जो उनसे हैं वो कम हो जाएंगे, फिर उनकी डिमांड्स कम हो जाएंगी। अभी उनको कहीं ना कहीं से वो जो चाह रहे हैं जैसा भी है, कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा। और स्पेशली मैं आपको बताता हूँ कि बचपन की शादी होती है ज़रूरत के तहत, हाँ जी शादी तो होनी है। बाद में जब लेट हो जाता है ना, फिर आदमी सोचता है, औरत भी सोचती है कि अब मैं इतनी लेट तो हो ही गई हूँ, अब मैं, आप सोचे ना, एक छोटी बच्ची की शादी कर दें तो वो तो मोटरसाइकिल वाले के साथ शादी करके खुश हो जाएगी, उसको तो मोटरसाइकिल में बड़ा मज़ा आया करेगा। अब वही औरत जौन सी है वो 35 साल की, 36-37 साल की हो जाएगी, अब वो कहेगा यार हस्बैंड के पास गाड़ी तो नहीं चाहिए, अब वो मैच्योर हो चुकी है, उसको चाहिए कि उस तरह की ज़िंदगी। तो वो जो 35-36 साल की है, जिसको मैच्योर खामद चाहिए,
तो वो 35-36 साल का पाकिस्तान का बंदा, तो लड़का तो इतना मैच्योर नहीं होगा कि वो आपको जनाब गाड़ी भी हो, उसका अपना घर भी हो, तो वो किस किस्म का होगा, शायद वो 50 साल का होगा फिर। तो ये मैं कह रहा हूँ, या तो फिर आपको अपने स्टैंडर्ड्स पे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए। तो ये एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, एमी मोर है, उसने बड़ी अच्छी किताब लिखी थी। उसने एक बार उससे पूछा गया कि जी लड़कियों की शादी क्यों नहीं होती, वो उसने आगे से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो कि फिर उस फील्ड के अंदर बड़ी तरह कोट की जाती है। उसने कहा कि तुम्हारी शादी इस वजह से नहीं होती कि तुम यू हैव टू मच यांग इन यू एंड टू लिटिल यंग। तो वो यांग कहते हैं टू मच मैस्कुलिनिटी को, मर्दानापन तुम में ज़्यादा है, सख्ती तुम्हारे में ज़्यादा, और यंग कहते हैं फेमिनिज्म को, तुम्हारे में नफासत नज़ाकत वो है, वो कम है। तो ये अमेरिका की औरत के बारे में वो ये बात करते। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे भी अब ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई कि औरतों के अंदर वो जो नज़ाकत और नफासत और वो जो चीज़ नज़र आती थी, सलीका जिसे आप कहते थे, वो कम होता चला जा रहा है। तो एक आदमी जो खुद पढ़ा लिखा है, वो कहते हैं ना आइडियल शादी वो होती है जब आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। एक आदमी है, उसको पता है मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे एक केयरिंग वाइफ चाहिए जो मेरे पीछे से घर को संभाल सके, मेरे बच्चों को संभाल सके। या अगर आदमी की बात कर रहा हूँ, या अगर यंग है वो ये कहे कि मुझे एक ऐसी चाहिए जो नुइसेंस हो, जिसको ये इशू ना हो। अब एक खातून अपने ही वो ये ढूंढ रही है कि उसको कंपेनियन चाहिए, उसको जनाब रोज़ का, तो भाई वो तो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है, वो तो उसकी तो ज़िंदगी है। आप ये तो देखिए उसको क्या चाहिए, तो उसको वो चाहिए होगी जो कि उसके घर में रह ले, उसका घर चला ले, और उसकी ज़िंदगी जो वो कर रहा है उसको वो ना रोके, ना उसके अंदर खलल ना डाले। तो अगर आप उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है जो कि मिसिंग है, उस मिसिंग लिंक को अगर आप पूरा कर दें। मैं कई मर्द हज़रात को जानता हूँ, मैं कई ऐसी विडोज़ को जानता हूँ जो कि जिनको शादी करनी चाहिए, करना चाहती हैं, मिलते नहीं। मैं आदमियों को जानता हूँ जो कि जिनकी वाइफ की या तो डेथ हो गई है या वो डाइवोर्स थी, वो चाहते हैं शादी, लेकिन उनसे पूछो क्यों अभी तक क्यों नहीं की, वो आगे से कहते हैं मिला कोई नहीं। वो मिलता इस वजह से नहीं है, वो कहते हैं कि यार मैं 45, 48, 50 का, 52 का, 54 का, 60 का हो गया हूँ, मेरी लाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी ज़िंदगी है, मेरा करियर है, मुझे तो वो चाहिए जो मेरी लाइफ के अंदर आके मिल जाए, ना कि इस वक्त नई ज़िंदगी में दोबारा से शुरू करके मुसीबत में फंस जाऊँ। तो अगर उसको एक ऐसी मैच्योर औरत मिल जाए जो उसके घर में आके, जो उसका मिसिंग लिंक है, उसके घर में एक सलीका ले आ जाए, जो उसके बच्चों को संभाल ले, उसकी लाइफ को पिकअप कर ले, उसका ध्यान कर ले, तो वो तो चाहेगा। इसी तरीके से ख़वातीन हैं जो कि उस उम्र में आ जाती हैं, वो चाहती हैं कि अब हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए, तो उनको भी यही चाहिए। यही फार्मूला उनके लिए भी है कि अगर उनकी वजह से किसी के घर में कोई फ़र्क पड़ता है और अगर वो किसी की ज़िंदगी के किसी खला को पुर कर सकती हैं, तो उनके लिए तो हमेशा से रिश्ते आने चाहिए, आदमियों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी। तो ये बेसिक साइंस ये है कि जहाँ पे ये चीज़ें क्लिक करेंगे, जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे, ये डायनामिक्स बढ़ते चले जाएंगे रिलेशनशिप में। छोटे होते आदमी की भी लाइफ सामने होती है, उस वक्त आदमी इन चीज़ों को बॉदर नहीं करता। बच्चे हैं, नाम उनकी शादी हो गई, 18 साल की उम्र में शादी कर दी, पढ़ते रहे, आगे ग्रो करते रहे। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे, फिर आपकी शादी जो सी है ना, वो वांट बेस्ड बन जाएगी। बचपन में शादी करते हैं इसलिए कि नीड है जी, शादी तो करनी है, चलो कर लो जी। बाद में सिलेक्टिव होते चले, बाद में वांट लोग वही शादी करेंगे कि आई वांट टू, नॉट आई नीड टू। एक आदमी जिसकी लाइफ चल रही है उसको ज़रूरत तो नहीं है, वो तो वांट पूरी। इसी तरीके से एक खातून है, बेचारी ने 35, 38, 40 साल गुजार लिए। अब वो शादी उस वक्त ही करेगी जब वो शी वुड लाइक टू या शी वुड वांट टू मैरी समबडी, कि यार मुझे कोई ऐसा मिल गया जिससे मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सो जनरली स्पीकिंग, जैसा भी माहौल आए, एक साइकी नज़र आती है कि आदमियों को जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं, और स्पेशली वो आदमी जो कि खुद बड़े एस्टेब्लिश होते हैं, उन्हें डोमिनेटिंग वाइफ्स पसंद नहीं आती, और पढ़ाई हमारी करके आजकल की ज़्यादा एजुकेशन करके समहाउ ख़वातीन जो सी हैं वो डोमिनेटिंग हो जाती हैं। इसी तरीके से
फाइनली बात ये है कि जब मैं अक्सर का लोगों से कहता हूँ कि जब आप अपने आप को सेल्फ पिटी में जा रहे हो ना, मसलन आप खुद मजबूर हैं, बेबस हैं, कोई शख्स आपसे इसलिए शादी नहीं करना चाहेगा, और अगर करना भी चाहेगा वो शादी कामयाब नहीं होगी कि आप बेबस हैं। यानी कि शादी एक ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि किसी के साथ एहसान के लिए बनाया जाए। आप शादी करना चाहते हैं तो यू शुड नॉट हैव लाइक आप किसी को ज़कात खैरात तो दे सकते हैं, लेकिन आप शादी ऐसे नहीं कर सकते। तो ख़वातीन अक्सर औक़ात अपने आप को मज़लूम, बेबस, बेकस पेश कर रही होती हैं। हमारे घर वालों ने ये किया, मेरे पुराने मियाँ ने ये किया, मेरे साथ मेरे भाइयों ने ये किया, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरी शादी लेट हो गई। रोना पीटने या कंप्लेनिंग एटीट्यूड से शादी दूसरा बंदा आपसे नहीं करेगा। अगर उसको लगे कि आपको बता रहा हूँ कि आके दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग एंटरटेन खर्च करते हैं रिलैक्स होने के लिए, अपने आप को हैप्पी फील करने के लिए। अगर उनको पता चले कि ये खातून जौन सी हैं ये सेल्फ पिटी में आ रही हैं तो चांसेस कम हो जाएंगे। अगर उसको लगे कि मेरे घर में रौनक आ जाएगी, ज़िंदगी अच्छी आ जाएगी और पॉजिटिव है, तो वो शायद उसके चांसेस जो हैं बढ़ जाएं। तो अक्सर औक़ात एक ये गलती भी होती है कि ख़वातीन अपने आप को एज अ सेल्फ पिटी की फीलिंग में अपने आप को मिजरेबल पेश कर रही होती हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो गई, उनके साथ जुल्म हो गया। और आदमी बात जो मैच्योर लोग हैं वो देखते हैं, इन बातों को नोट करते हैं कि यार ये अपने मियाँ को बोल रही थी, ये अपने बाप को बोल रही थी, अगर इतने साल ये बाप के पास रही है ये उसको बोल रही थी, या उस मियाँ ने जिसके साथ 5 साल 8 साल 10 साल गुजारे हैं उसको रो रही थी, उसको बताने की क्या ज़रूरत है। आपको सोचे ना, मैं अक्सर मैं सोचता होता हूँ कि जैसे बाहर के मुल्कों में डाइवोर्सेस होती हैं ना, तो अभी भी आपके सामने बहुत बड़ी एक डाइवोर्स हुई है। ये अमेज़ॉन के मियाँ बीवी जो उनसे थे, दोनों पार्टनर्स भी थे, मिलते रहेंगे, हेलो हाय करते रहेंगे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम होती रहेगी, दे विल बी गुड वेल विशर्स विद ईच अदर। बाहर की दुनिया में ये बड़ी तालीम है। हम इतने बदकिस्मत मुआशरा हैं कि हम किसी को थूके बगैर छोड़ना भी नहीं चाहते। हम छोड़ेंगे भी तो साथ थूकते जरूर रहेंगे अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और भाई आपके साथ ज्यादती हुई, आपके खावन ने आपके साथ जुल्म किया, आप सिंपली ये कहें कि अगर आपसे कोई पूछे भी कि जी अच्छा आपकी तलाक हो गई, वो आपके मियाँ ने आप क्यों छोड़ दिया, तो आप सिंपल सा ये कहें मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो आपकी मेरा ख्याल है नंबर ही बनेंगे कि यार ये इसके साथ ज्यादती हुई, इसके साथ तलाक हुई, ये फिर भी उसको बुरा नहीं कह रही, तो इसमें कुछ तो बेसिक अखलाकियात की लिमिट तो है। उसको नजर आ रहा है कि ये अपने मियाँ को बोल रही है, उसको गालियाँ गाली, उसने ये किया, तो कल को उसको लगेगा मेरे साथ भी यही करेगी, इतनी ना शुक्रिया ये। तो बाज़ दफ़ा हम इस तरह की चीज़ें भी कर रहे होते हैं। तो ये मैं कोई किताबी बातें आपसे नहीं कर रहा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो मुझे नज़र आता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पॉजिटिव रहें, अल्लाह से मदद मांगते रहें, अपने आप को पॉजिटिव करें, अपने आप को ये देखने की कोशिश करें कि अपने आप को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को आप अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं। इन चीज़ों में बहुत डेटा है आपके सामने डेटा है। यू आर चलता फिरता, कहते हैं ना, आप चलता फिरता अपना एक्सरे हैं, आप खुद पेश करें। आपकी बातों से नज़र आ रहा है कि आपके अंदर क्या हो रहा है, आपकी हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, हाउ यू टॉक टू पीपल, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप कैसे अपने आप को गैदरिंग में या पब्लिक में आप कैरी करते हैं, और आप क्या बात करते हैं, और आपका विजन क्या है, और ये चीज़ें एक 16-18 साल की बच्ची की शादी हो तो वहाँ पे तो नहीं कोई पूछेगा कि इसका विजन क्या है। लेकिन जब आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर तो आप आदमी देखता है कि यार ये उस लेवल पे इस एज में इतनी मेच्योर है। तो अगर उस मेच्योरिटी के बावजूद भी आपने वही बातें करनी है जो एक 16, 17, 18 साल की बच्ची करे, शिकायतनामा खोल के बैठ जाए, तो वो बंदा तो नहीं उस उम्र में ये चाहेगा कि जनाब उसकी ज़िंदगी के अंदर और मुसीबतें आ जाएँ। तो ये तो हो गई कुछ मोटी मोटी बातें। अब मैं इसको ख़त्म करने के लिए ना, वो जलालुद्दीन रूमी है ना, उनकी एक बड़ी खूबसूरत पोएम है, उसमें बड़ी कुछ मज़े की, ये तो मैंने आपको सारा फ़लसफ़ा बताया कि जी किसी की लाइफ के अंदर उसको लगे ना आपकी इस बंदे के आने से मेरी लाइफ में कुछ कमी कम हो जाएगी, तो वो दरवाजे खुल जाते हैं, वो आसानियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी के खला को भरना चाहता है।
तो जलालुद्दीन रूमी ने एक बड़ी खूबसूरत उनकी पोइम है, उसके अंदर अंग्रेज़ी की पोइम है, मैं आपको सुनाता हूँ उर्दू में करके उसका तर्जुमा, कि बड़ी खूबसूरत उन्होंने ये अल्फाज बड़े प्यार से बताने की कोशिश की है, जिसका मफहूम कुछ ऐसे है कि एक आशिक है, वो अपनी माशूक के घर जाता है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से एक आवाज़ आती है, कौन है? ये जो आशिक साहब हैं ये जवाब देते हैं, मैं हूं। अंदर से खातून का जवाब आता है, इस घर में मैं और तुम की जगह नहीं है। दरवाज़ा बंद रहता है, वो आशिक मायूस होकर वापस आ जाता है और ये कई साल चलता रहता है। उसके बाद अचानक वो आशिक को सोचने का मौका मिलता है, वो सॉलिट्यूड में चला जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, उसको समझ आनी कुछ हो जाती है, वो बड़ों से कंसल्ट करता है, फिर आता है कई साल के बाद, फिर दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? तो ये इस दफ़ा आशिक साहब जवाब देते हैं, ये तुम हो। ये तुम हो, ये नहीं कहता ये मैं हूं, कहता ये तुम हो, और अंदर से दरवाज़ा खुल जाता है। अब ये जो पोइम है बताते खुद ये सारा फलसफा ये बता रही है, जो मैंने आपको फलसफा ये बताया कि हर आदमी, ये मैं और तुम तो चलता रहेगा, लेकिन बात यह है कि भाई ये दरवाजे उस वक़्त खुलते हैं जब किसी की ज़िंदगी में आपकी वजह से कुछ पूरा हो जाए, और ये फिर एज शेज ये वो कुछ नहीं रहता। तो किसी की, हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गैप्स होते हैं, वो गैप्स अगर आपको पता हो, आइडेंटिफाई कर सकें और आप किसी की शख्स की ज़िंदगी के गैप्स भर सकें, तो फिर आप ये नहीं होंगे ये मैं हूँ ये तुम हो, फिर ये होगा ये तुम हो। तुम का मतलब यह है कि भाई ये तुम हो, मैं नहीं, मैं तुम हूँ, तो वो दरवाजे खुल जाते हैं।